हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या एनपीएस से बेहतर कोई प्लान है। एनपीएस से बेहतर कोई प्लान हम खुद बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि एनपीएस में पैसे रोके जाते हैं या टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है या उसमें हमारे पैसे फंस जाते हैं एक तरह से, और हम टैक्स के बुलबुले में भी अटक जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई हम प्लान खुद बना सकते हैं जिससे हमारा टैक्स प्लानिंग भी हो, हमारा पेंशन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो आइए एक डिस्कशन करते हैं। इट्स नॉट अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये फिगर्स का कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जस्ट एक प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से एक प्लान बनाने से हम एनपीएस के जैसा ही एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं खुद के लिए, खुद के द्वारा। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो रहा सब्सक्राइब का बटन, और साथ में बेल आइकन भी है, उसको भी टिंग टोंग कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो प्लान कर रहे थे खुद के लिए एक पेंशन प्लान का, क्योंकि हमने देखा कि एनपीएस जो एक टैक्स प्लान तो है, साथ में ये एक पेंशन प्लान है इम्पॉर्टेंटली, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। अच्छी बात भी है लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं। मेरे नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एनपीएस में आप देख लीजिएगा। तो इन सब से बचने के लिए हम खुद के लिए एक क्यूरेटेड, एक टेलर्ड, कस्टमाइज्ड पेंशन प्लान बना रहे हैं। उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले एनपीएस का ही हम फॉलो करते हैं। एनपीएस में क्या क्या होता है, एनपीएस में जो हम पैसे डालते हैं वो दो जगह जाते हैं, एक इक्विटी, एक जाता है डेब्ट। तो इक्विटी के लिए हमने ईएलएसएस ले लिया, डेब्ट के लिए हमने पीपीएफ ले लिया। ये दोनों ही अपने एरिया के दिग्गज हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड्स हैं या परफॉर्मेंस या स्कीम्स हैं। तो इक्विटी एक्सपोजर ईएलएसएस से हो गया, डेब्ट का हो गया पीपीएफ से। अब जितना पैसा हम हर महीने इनमें डालते उसको ही स्प्लिट करके अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी में और डेब्ट में डाल देते हैं। अब सोचिए, हमको 15,000 डालना था महीने का, 10,000 डाल दिया ईएलएसएस में, 5,000 पीपीएफ में। अब हर साल ये अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके ईएलएसएस से घटेगा और पीपीएफ में बढ़ेगा। ये खुद कर रहा है, इसका कोई फॉर्मूला भी हो ज़रूरी नहीं है। आप 1,000 रुपये या 500 रुपये हर साल इसमें घटाइए और इसमें बढ़ाइए। तो इसका मतलब मुद्दे की बात यह है कि जितना आप रिटायरमेंट एज की तरफ जाएंगे, आप इक्विटी यानी कि ईएलएसएस का जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो घटाते जाएंगे और पीपीएफ का बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, पीपीएफ में 15 साल बाद आपको 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन मिलता है। इसका मतलब आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरह ईएलएसएस का भी कोई लास्ट लिमिट नहीं है, तो ये भी कितना साल हो सकता है। इसका मतलब आपको 60 ईयर्स तक दोनों का बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे एनपीएस में मिलता अगर आप करते तो 60 साल तक का बात हो गया, यानी कि 60 साल तक हो गया। 60 साल तक नॉर्मली एनपीएस 8 से 10% ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड देता है। लेकिन अगर आप ईएलएसएस देखें, ईएलएसएस 12 से 15% देता है, कुछ कुछ तो ज़्यादा भी देते हैं, और पीपीएफ 7.1% अभी है, ये 9% तक आराम से जाता ही है, 8-9% तक जाएगा। तो सही, ये सरकार फिक्स करती है, एश्योर्ड है। तो इसका मतलब दोनों का कंबाइंड अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर रिटर्न आपको मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमारा रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद ये सारा खेल शुरू होता है, एनपीएस का भी और हमारा भी शुरू होगा। एनपीएस में क्या होता है, रिटायरमेंट जैसे ही हो गया, आपका एनपीएस का जो अकाउंट है वो मैच्योर हो गया और आपने पैसे विड्रॉल के लिए डाले। तब आपने देखा कि आपको सारे पैसे नहीं मिल रहे हैं विड्रॉल पे, यानी कि पूरा पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। ओनली 60% आपको विड्रॉल में मिल रहा है और बाकी 40% आपको कंपल्सरीली खरीदना पड़ेगा एन्युटी, जिसका सालाना रेट आपको मिलेगा 6% का पेंशन, यानी कि 1 लाख के ऊपर 6,000 रुपये का पेंशन मिलेगा, यानी महीने का 500 रुपये का पेंशन मिलेगा 1 लाख पे। 1 लाख आप अगर एन्युटी करते हैं तो इस हिसाब से आपका जो बाकी 60% बचा एनपीएस में वो आप निकाल सकते हैं। उसमें भी 20% पर टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स बड़ा ही होता है। तो ये सब टैक्सेस के झमेले हैं, ऊपर से एन्युटी का इंटरेस्ट बड़ा कम है।
लेकिन आप अगर आपने जो भी पैसे अब तक जमाए हैं अपने खुद के क्यूरेटेड प्लान में, ELSS में और PPF में, इसको आपको निकालना भी ज़रूरी नहीं है। ELSS का पैसा आप वैसे रख दीजिए, आप उस पर SWP कराइए। यानी कि अगर आपको पैसा चाहिए पेंशन के हिसाब से चाहिए खुद का, तो आप SWP कराइए, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने आपको एक जितना भी अमाउंट आपको चाहिए उतना अमाउंट वहाँ से बाहर आएगा, तो आपका पैसा बाहर आते आते भी वो कमाता हुआ ही आएगा। तो ये एक हुआ आपके ELSS के लिए। दूसरा, PPF का जो भी आपका पैसा विड्रॉ होगा वो टोटली टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। PPF में आपको पता है ये ट्रिपल कैटेगरी में आता है, ना कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगता है, ना इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, ना विड्रॉल पे टैक्स लगता है। तो पूरा पैसा आपका बिना किसी टैक्स के निकला। लेकिन NPS में तो टैक्स लगता है बहुत सारा, तो ये बिना टैक्स के निकला। निकलने के बाद आप इसको, जैसे उसमें एन्युटी खरीदते हैं, आप इसको FD में डाल दीजिए। FD 5-6%, 7%, 8% ये नॉर्मल है। बहुत ख़राब समय रहा तो 5-6% मिलेंगे, बेहतर समय रहा तो 8-9% तक चला जाता है इंटरेस्ट रेट। उसके हिसाब से आप FD में डालिए। FD में डाल दिया, अब आपका ईयरली आप उसमें से इंटरेस्ट निकालते रहिए, आपका इनकम ही बन गया। तो उधर ELSS का SWP से निकला और FD वाला जो है वो अपने FD के इंटरेस्ट से निकला, तो आपका खुद का पेंशन प्लान चालू हो गया। लेकिन आपको लगता है कि आपको अभी पेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप पैसे को फिक्स करके या ELSS को और रनिंग होने दीजिए और बेहतर रिटर्न कमाएगा। तो इस तरह से आप अगर खुद के लिए प्लान करें एक पेंशन के लिए, तो आपको इस तरह के ट्रेडिशनल प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि NPS में पैसे आपके लेकिन कंट्रोल आपका नहीं है। लेकिन जो आपका क्यूरेटेड प्लान होगा उसमें आपके पैसे आपके कंट्रोल। तो ये मेरे हिसाब से ये एक छोटा सा प्लान है जिसको अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद का पैसा इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग या फाइनेंशियली एनलाइटेंड इंसान हैं, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। तो NPS और इस क्यूरेटेड प्लान, खुद के प्लान का आप डिफरेंस देखिए और आप सोच समझकर डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा करना चाहिए। ये एक जस्ट एक स्ट्रक्चर है, बाकी कहाँ पे कितना करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना PPF में डालना है, कितना ELSS में डालना है, वो सब तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। वो टैक्स लायबिलिटी पे डिपेंड करेगा, कितना आपको चाहिए, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस पर डिपेंड करेगा, तो अदर फैक्टर्स। लेकिन हालांकि इतना हम एश्योर करके बता सकते हैं कि NPS से तो बहुत अच्छा करेगा। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है NPS में, आपके पैसे आपके ज़रूरत वक्त शायद ना मिले, क्योंकि NPS में नियम है विड्रॉल का 25% मिलेगा, वो भी टोटल टेन्योर में 3 बार, यानी कि 3 बार मिलेगा, वो भी 5-5 साल के गैप में, यानी कि 3 बार 15 साल में होगा। लेकिन आप PPF से किसी भी वक्त आप लोन ले सकते हैं जो बहुत ही कम रेट पे होता है, क्योंकि आप ही के पैसे हैं। आपका ELSS का पैसा हर 3 साल में जो भी अमाउंट आप आज डाल रहे हैं वो पैसा अगले 3 साल बाद टोटली फ्री हो जाता है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि ELSS में टैक्स का एक फैक्टर आ जाता है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है। उसमें भी आप थोड़ी सी अगर होशियारी करें, 1 लाख तक का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता 1 लाख तक पे, तो आप जो भी निकालें ELSS से वो 1 लाख से कम का निकालें, तो आपको टैक्स उसमें भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि हर महीना थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं, तो इसमें जो LTCG है वो बहुत कम आएगा, जिस कारण से आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अगर खुद के लिए एक प्लान बना लें तो बहुत ईजी लाइफ कटेगी, पेंशन का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, पैसे भी खूब बनेंगे और बुढ़ापे में भी जवान की तरह इनकम होगा। सो आई होप आप लोगों को ये प्लान अच्छा लगा हो, ये वीडियो सही लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टेक केयर, बाय।